हेलो एवरीवन, मैं आप सबका दोस्त करण गामी और आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे अपील रेफरेंस और रिवीजन वाला टॉपिक। और ये टॉपिक डिस्कस करने के लिए हम यहाँ पे एग्जांपल लेंगे भिखू भाई का। अब भिखू भाई कौन है? भिखू भाई एक नॉर्मल टैक्स पेयर है जो हमेशा अपना रिटर्न फाइल टाइम पे करते थे और अपना टैक्स जो है वो टाइम पे करते थे। इस बार भी उन्होंने अपना जो रिटर्न है ना वो टाइम पे ही फाइल किया था, लेकिन जब रिटर्न फाइल हुआ ना तो एओ ने उस रिटर्न को चेक करना स्टार्ट किया। जब एओ ने उस रिटर्न को चेक किया ना तो उसको कुछ चीज़ें सही लगी, कुछ चीज़ें गलत लगी। जो चीज़ें गलत लगी ना उसके लिए उसने भिखू भाई को नोटिस दी और नोटिस दे के भिखू भाई को डिपार्टमेंट में बुला लिया, अपने ऑफिस में बुला लिया। ऑफिस में बुलाने के बाद एओ ने भिखू भाई को कहा कि ये जो भी आपने क्लेम लिए हैं ये क्लेम सारे ही हम डिसअलाउ करेंगे, ये आपके जेन्युइन क्लेम नहीं बनते और ये जितना भी क्लेम की वजह से आपका टैक्स पड़ेगा वो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। भिखू भाई ने कहा कि ये जो भी मेरे क्लेम है वो सारे जेन्युइन है, इसमें कोई भी बोगस क्लेम नहीं है, आपको ये क्लेम तो मेरे को अलाउ करने ही पड़ेगी। लेकिन भिखू भाई की यहाँ पे एक भी नहीं सुनी गई और एओ ने अपना ऑर्डर पास कर दिया। अब ऑर्डर पास कर दिया, भिखू भाई बहुत परेशान थे क्योंकि उसका टैक्स लायबिलिटी बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया था। तो भिखू भाई ने क्या किया, एक सीए से बात किया। तो सीए से उसने कहा कि ऐसा ऐसा हुआ है और मेरी टैक्स लायबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, अब मेरे को क्या करना चाहिए। तो सीए ने उसको कहा कि आप एक काम करिए, सीता के पास अपील फाइल कर लीजिए। तो बोलते हैं ये सीता क्या होता है? तो सीए ने कहा कि ये कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील होता है ना, उसको सीता बोलते हैं। आप काम करिए 30 डेज के अंदर अंदर आप उसको अपील फाइल कर दीजिए। बोलते हैं 30 डेज मेरे को कहाँ से काउंट करने? तो जब से नोटिस ऑफ डिमांड आपको मिली है तो उस दिन से आपको 30 डेज काउंट करके 30 डेज के अंदर अंदर आपको अपील फाइल करना है। अगर नोटिस ऑफ डिमांड का केस ना हो और कोई अदर केस हो तो जिस दिन आपको एओ का ऑर्डर मिला ना उस दिन से 30 डेज आपको काउंट करना है। वो 30 दिन के अंदर अंदर आपको अपील फाइल करना है। बोलता है भिखू भाई, बोलता है ठीक है चलो हम अपील फाइल कर देते हैं। कैसे फाइल करना है? तो सीए ने कहा आपको है ना अपील फॉर्म नंबर 35 के अंदर फाइल करना है। प्रिस्क्राइब फीस जो भी रहेगी आपको फीस भरनी पड़ेगी और साथ में एक सॉन्ग देना पड़ेगा। बोलते हैं सॉन्ग मेरे को क्या गाना रिकॉर्ड करके देना पड़ेगा? तो सीए ने बोला नहीं भिखू भाई, गाना रिकॉर्ड करके नहीं देना पड़ेगा, आपको है ना स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट देना पड़ेगा, नोटिस ऑफ डिमांड देनी पड़ेगी, ऑर्डर ऑफ एओ देना पड़ेगा और ग्राउंड्स ऑफ अपील देने पड़ेगी, जो भी आपके दुख है वो देने पड़ेगी। ठीक है, भिखू भाई बोले ठीक है मैं दे देता हूँ और उन्होंने अपील फाइल कर दी। अपील फाइल करने के बाद वो पूछ रहे, अपील फाइल करने के टाइम पे वो पूछ रहे थे यार मेरी जो ये टैक्स लायबिलिटी इतनी सारी बढ़ गई है उसका मेरे को क्या करना होगा। तो सीए ने कहा जो आपका टैक्स जो आपने रिटर्न में क्लेम जो बताया था ना वो तो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। जो भी आपका डिस्प्यूटेड टैक्स अमाउंट है ना उसके लिए हम स्टे ऑफ डिमांड मांगेंगे एओ और सीता के पास से। या तो एओ के पास अप्लाई कर सकते हैं या तो सीता के पास अप्लाई कर सकता है। ठीक है, अब स्टे ऑफ डिमांड अगर आपको मिल गई ना तो आपका जो भी डिस्प्यूटेड अमाउंट है ना उसका 20% आपको पे करना पड़ेगा। बाकी का जो भी बैलेंस अमाउंट है ना वो जब भी सीता अपना ऑर्डर पास करेगा ना तभी ही आपको पे करना है, तब तक आपको पे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब इस तरीके से भिखू भाई ने अपना अपील फाइल कर दिया। अपील फाइल करने के बाद क्या हुआ, सीता ने भिखू भाई और डिपार्टमेंट को बुलाया, दोनों को बुलाया और दोनों से डिस्कस किया, दोनों को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दी। और ये एक बार होने के बाद सीए के पास भिखू भाई फिर से गए। बोलते सीए साहब यार ये सीता है ना बहुत सही आदमी है, उन्होंने हमको बुलाया बिठाया, उन्होंने हमसे डिस्कस किया, हमको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिया। लेकिन बोलते ये सही आदमी है वो तो मैं मान गया, लेकिन ये अपना ऑर्डर कब तक पास करेगा? तो सीए ने कहा कि इसके पास ऑर्डर पास करने की एक साल के अंदर अंदर उसको ऑर्डर पास कर देना चाहिए। अगर पॉसिबल हुआ तो उसके पास कोई भी हार्ड एंड फास्ट ऐसी लिमिट नहीं है कि एक साल के अंदर अंदर आपका ऑर्डर पास हो ही जाएगा। ठीक है, एक साल के अंदर अंदर उसके पास टाइम हुआ तो वो आपका ऑर्डर पास कर देगा। फिर बोलते हैं कि मैं उसके सामने ये नए नए जो दुख है मतलब वो बता सकता हूँ क्या? तो सीए ने कहा कि देखिए ग्राउंड ऑफ अपील में जो भी आपने मतलब फॉर्म के टाइम पे जो भी आपने ग्राउंड ऑफ अपील्स दी थी ना उस टाइम पे जो भी अपने अपने दुख बताए थे ना वो दुख के अलावा आप कोई भी दुख नहीं बता सकते नॉर्मली। लेकिन कैसा है कि अगर आपसे कुछ चीज़ें ओमिशन और वो मतलब नॉन विलिंगली हो गई थी, गलती से हो गई थी, छूट गई थी, तो फिर सीता आपकी वो बातें वो नए नए दुख सुन लेगा। वे बोलते हैं एविडेंस कुछ नए दिखा सकते हो क्या? देखिए जो आपने एओ के सामने जो भी एविडेंस दिखाए थे ना आप सीता के सामने भी वही एविडेंस दिखा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 4 एक्सेप्शन है। 4 एक्सेप्शन कौन से? कि आप एओ के पास जो एविडेंस लिखे गए थे ना एओ ने वो एविडेंस एक्सेप्ट ही नहीं किया, उसने हटा दिए, ठुकरा दिए। तो अगर ऐसे कुछ है ना तो वो एविडेंस आप सीता के सामने क्लेम कर सकते हैं। या तो आप एओ के पास जब जा रहे थे तब आप लेके जा रहे थे ना एविडेंस, तो एविडेंस लेते जा रहे थे उतने में तो उसने ऑर्डर पास कर दिया, मतलब उसने भगा दिया,
फटाक से ऑर्डर को भगा दिया, फटाफट काम कर दिया, तो फिर वो जो एविडेंस है ना वो आप लेके जा सकते हैं। या तो एओ ने आपसे कोई एविडेंस मंगाया था लेकिन कुछ जेन्यून केस के जेन्यून रीजन की वजह से आप वो एविडेंस एओ के पास नहीं लेके जा पाए थे, तो आप वो एविडेंस भी सीता को दिखा सकते हैं। या तो एओ ने तो आपसे वो एविडेंस नहीं मंगाया लेकिन आप वो एविडेंस लेके जाना चाहते थे, लेकिन कैसे कुछ वजह से जेन्यून रीजन के कारण से आप वो एविडेंस एओ के सामने नहीं लेके जा सके, तो वो एविडेंस भी आप सीता के सामने लेके जा सकते हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ, सीता ने अपना जो भी ऑर्डर था वो पास कर दिया। अब सीता का ऑर्डर पास होने के बाद क्या होगा, या तो भिखू भाई खुश हो जाए, अगर भिखू भाई खुश होते हैं तो डिपार्टमेंट दुखी होता है, और अगर डिपार्टमेंट खुश होता है तो भिखू भाई दुखी होता है। तो जो भी दुखी होगा वो एग्रीड पार्टी गिना जाएगा, और एग्रीड पार्टी के पास ऑप्शन होगा वो 60 डेज के अंदर अंदर आईटेड के पास फर्दर अपील कर सकते हैं। तो फर्दर अपील, तो इसमें क्या हुआ कि जो चीज का दुख था ना वो ही हो गया। यहाँ पे फिर से भिखू भाई ही हार गए, भिखू भाई हार गए ना, तो वो फिर से सीए के पास गए, और सीए साहब अब क्या करना चाहिए मेरे को, तो वो बोले कि 60 डेज के अंदर अंदर आप आईटेड के पास फर्दर अपील कर दीजिए। बोलता है ठीक है, तो अब कैसा है, इसमें मेरे को फिर से वो सॉन्ग आके फॉर्म 35 में फाइल करना है। बोलता है नहीं नहीं नहीं, इसमें आपको सॉन्ग नहीं करना है, आपको जो नोटिस ऑफ डिमांड था ना अब वो नहीं देना है, आपका जो ऑर्डर ऑफ सीता है वो देना है, मतलब स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट तो देना है, ऑर्डर ऑफ एओ भी देना है, फिर ऑर्डर ऑफ सीता भी देना है, और ग्राउंड्स ऑफ अपील भी देना है आपको। और दूसरा जो भी प्रिस्क्राइब फीस रहेगा ना वो आपको इसके साथ पे करना पड़ेगा। ठीक है, अब जब आईटेड के पास कोई अपील के लिए आता है ना, तो अपील आने के बाद है ना आईटेड क्या करता है, वो दूसरे जो पार्टी रहती है, समझ लीजिए भिखू भाई ने अपील की ना, तो वो आईटेड डिपार्टमेंट को है ना 30 डेज के अंदर मोको फाइल करने के लिए कहती है कि आपके कोई मतलब आपका कोई पॉइंट ऑफ व्यू रखना है क्या इस चीज में। ठीक है, वो मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन, मोको जो बोला ना मैंने, मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन, जो यहाँ पे ग्राउंड्स ऑफ अपील दी गई है, वो उसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन के लिए आपको कुछ फाइल करना है ना, तो वो आप कर सकते हैं, इसके लिए आपके पास 30 डेज रहते हैं। ठीक है, फिर नॉर्मली क्या होता है कि आईटेड की जो बेंच होती है, बेंच मतलब जो ये केस सुनते हैं, तो वो नॉर्मली तो 2 जन होते हैं, लेकिन कैसा होता है कि अगर आपका नेट टैक्सेबल इनकम 50 लाख से कम है तो फिर वो कोई भी एक मेंबर भी सुन सकते हैं। ठीक है, और भिखू भाई फिर पूछ रहे थे कि ठीक है अभी हम यहाँ पे फिर से स्टे ऑफ डिमांड मांग सकते हैं क्या, तो सीए ने कहा आप स्टे ऑफ डिमांड आईटेड से मांग तो सकते हैं, लेकिन आईटेड आपको मैक्सिमम 180 डेज का स्टे ऑफ डिमांड देगा, और उस 180 डेज में आईटेड को अपना जो भी ऑर्डर है वो पास करना है। अगर आईटेड नहीं पास कर पाया, और अगर रीजन आप नहीं थे, मतलब आपकी कोई गलती की वजह से वो ऑर्डर पास नहीं हो पाया, ऐसा नहीं था, तो फिर आईटेड आपको फर्दर 365 डेज का टाइम देगा, 365 देगा मतलब एक्सटेंशन देगा, स्टे ऑफ डिमांड देगा। अब वो 365 डेज के अंदर अंदर तो उसने अगर अपना ऑर्डर पास कर दिया फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन अगर अपना ऑर्डर नहीं पास कर पाया है ना, तो फिर आपको 365 डेज के बाद जो भी आपका टैक्स लायबिलिटी था वो आपको पे करना पड़ेगा, उसके बाद आपको कोई भी रिलैक्सेशन या कोई भी स्टे ऑफ डिमांड नहीं मिलेगा। अब बोलते हैं ठीक है, तो ये आईटेड कितने टाइम में अपना ऑर्डर पास कर लेते हैं, तो सीए ने उसको कहा कि 4 साल का उनको अगर पॉसिबल हुआ तो 4 साल के अंदर उनको पास कर देना चाहिए, अगर पॉसिबल हुआ तो। ठीक है, अब क्या हुआ कि ऑर्डर आईटेड ने जो पास किया ना, आईटेड के ऑर्डर में अगर कुछ भी अपेरेंट मिस्टेक हो गई, मतलब जो डिस्प्यूट नहीं हो रही है, मतलब देख के ही समझ में आ रहा है कि कोई गलती हो गई है, तो वो गलती को आईटेड अपने आप से 6 महीने के अंदर अंदर रिवाइज कर सकता है। या तो वो भिखू भाई को पता चल गया अरे आईटेड की यहाँ पे तो गलती हो गई है, तो भिखू भाई 6 मंथ के अंदर अंदर वो अप्लाई कर सकते हैं, और वो 6 मंथ के अंदर अप्लाई करने के बाद आईटेड के पास टाइम है, उसके पास जब टाइम मिलेगा ना तब वो अपना ये ऑर्डर रिवाइज करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जब आईटेड अपना ऑर्डर पास करेगा ना, यहाँ पे फिर से 2 बात होगी, या तो असेसी दुखी होगा मतलब भिखू भाई दुखी होगी, या तो डिपार्टमेंट दुखी होगा। तो जो भी दुखी होगा ना वो रेफर करेगा अपना केस हाई कोर्ट के पास, और अगर केस मतलब ये जो भी केस है अगर वो लॉ ये क्वेश्चन ऑफ लॉ है तो ही आगे जाएगा हाई कोर्ट के पास। अगर क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है तो फिर यहाँ पे ये खत्म हो गया, आईटेड के आगे आप नहीं जा सकते क्वेश्चन ऑफ फैक्ट के केस में। अगर क्वेश्चन ऑफ लॉ है, ठीक है, तो क्वेश्चन ऑफ लॉ के केस में वो रेफरेंस दे सकते हो हाई कोर्ट को आपका केस का, और रेफरेंस देने के बाद अगर आपका केस इतना दमदार है, मतलब सब्सटेंशियल आपका फैक्ट है, तो फिर हाई कोर्ट क्या करेगा, आपका केस एक्सेप्ट करेगा, और 120 डेज का आपके पास टाइम लिमिट होता है रेफरेंस करने के लिए हाई कोर्ट को।
हाई कोर्ट के पास अगर केस गया है तो हाई कोर्ट भी अपना ऑर्डर पास करेगा, और हाई कोर्ट के ऑर्डर पास होने के बाद फिर से दो बातें होगी, या तो भिखू भाई दुखी होगा या तो डिपार्टमेंट दुखी होगा। तो जो भी दुखी होगा वो सुप्रीम कोर्ट को आगे रेफर कर सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को रेफर करने के लिए ना यहाँ पे हाई कोर्ट अगर सर्टिफाई करता है कि हाँ ये केस सुप्रीम कोर्ट के जाने के लिए एलिजिबल है तो ही ये केस आगे जाएगा। लेकिन ये हाई कोर्ट ने अगर सर्टिफाई कर दिया तो आपके पास कितना टाइम लिमिट है, 90 डेज के अंदर अंदर आपको वो सुप्रीम कोर्ट को रेफर करना है, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर पास कर दिया वो फाइनल रहेगा, इसके आगे कुछ नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा वही करना है, वही सही है, उसके आगे कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। अब क्या हुआ, डिपार्टमेंट में ना लंच के बाद है ना कमिश्नर बैठे बैठे बोर हो रहा था, बोलते हैं यार लॉकडाउन की वजह से ना मेरा वजन बहुत ज़्यादा बढ़ गया, एक काम करता हूँ एक डिपार्टमेंट का चक्कर लगा लेता हूँ। तो चक्कर लगाने गया ना तो उसको एक एओ के उधर फाइल दिखी, तो उसने ना वो फाइल चेक की ना, तो उसको चेक करते हैं ना वो शॉक हो गया, बोलते हैं ये क्या कर दिया है वो, इसमें तो तूने डिपार्टमेंट का सीधा सीधा नुकसान कर दिया है, ये जो ऑर्डर पास हुआ है उसमें तो डिपार्टमेंट का फुल लॉस हो रहा है। तो एओ ने बोला अरे सर सॉरी गलती हो गई मेरे से। तो अभी सेक्शन 263 रिवीजन बाय सीआईटी, वो अपील वाला सीता ने, यहाँ पे सीआईटी कमिश्नर नॉर्मल कमिश्नर होगा जो रिवीजन करेगा अंडर सेक्शन 263 के अकॉर्डिंग। कौन से केस वो रिवीजन कर सकते हैं, जहाँ पे उसके सबऑर्डिनेट ने कोई मिस्टेक कर दी है और वो सभी सबऑर्डिनेट की मिस्टेक को रिवीजन कर सकता है, और इसमें अगर डिपार्टमेंट का कोई लॉस हो रहा है या तो एरोनियस कोई ऑर्डर पास हो गया तो वो यहाँ पे रिवाइज कर सकता है, और यहाँ पे जो भी होगा उसमें गवर्नमेंट का बेनिफिट होगा। ये जो रिवीजन होगा ना इसमें गवर्नमेंट का बेनिफिट होगा, और यहाँ पे कमिश्नर ओन मोशन में कर देगा, खुद से ही करेगा। लेकिन इसकी कोई टाइम लिमिट तो होनी चाहिए ना, कमिश्नर ऐसा छोड़ना है कि मैं कभी भी उठ के चल रहा हूँ और मेरे को कभी भी रिवीजन करने का मन किया तो मैं कर दूँ, ऐसा नहीं होता। 2 साल का जो टाइम लिमिट है ना, 2 साल के अंदर अंदर उसको फाइल करना पड़ेगा। जिस दिन मतलब वो साल जब खत्म हुआ ना, जिस साल में ऑर्डर पास हुआ था वो साल खत्म होने के 2 साल के अंदर अंदर उसको वो रिवीजन करने का टाइम लिमिट है, उसके अंदर अंदर वो कर सकता है, उसके बाद नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे जब वो रिवीजन करेगा ना तो एसएससी की इनकम इंक्रीज होगी, तो उसको एसएससी को बुला के उसको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना पड़ेगा, उसको बोलने का मौका देना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे कैसा है कि अगर एसएससी ने वो मतलब समझ लीजिए एसएससी के केस में, भिखू भाई के केस में कैसा है कि एक ही प्रॉब्लम था, लेकिन अगर समझ लीजिए भिखू भाई के केस में अगर 2 प्रॉब्लम होती, कोई एक ट्रांजेक्शन था जिसमें मतलब एक्सपेंडिचर ए था जो अलाउ नहीं होना चाहिए था, एओ ने वो डिसअलाउ किया था, और बी था जो डिसअलाउ किया था, तो एक के ऊपर है ना भिखू भाई ने अपना अपील फाइल कर दिया था सीता के पास। तो सीआईटी क्या कर सकता है पता है, अगर ए के ऊपर उसने अपील फाइल कर दिया ना तो सीता के पास ऑप्शन है कि वो बी जो है ना, बी के ऊपर वो आगे फिर भी अपना रिवीजन कर सकता है। इसको बोलते हैं डॉक्टर ऑफ पार्शियल मर्जर। मतलब कैसे है कि अगर आपका केस अगर अपील में चला भी गया और उसके अलावा कोई और पार्ट है, मतलब जो पार्ट अपील में गया है, जो चीज़ के लिए वो अपील में गया वो आप नहीं छेड़ सकते, लेकिन उसके अलावा कोई वो ऑर्डर के अंदर कोई और ट्रांजेक्शन थे उस चीज़ को आप वो छेड़ सकते। और यहाँ पे जो सीआईटी का ऑर्डर आएगा ना, ऑर्डर से दुखी हो गए जो एसएससी है ना, वो डायरेक्ट अपना आईटेट के पास अपील कर सकता है, ठीक है। तो यही जब ये सारी चीज़ें हो रही थी ना, तो वहाँ पे एक दूर बैठे एक एसएससी ने ना ये सारी चीज़ें देखी, तो वो सीआईटी के पास गया, बोलता है सीआईटी एक काम करिए ना, आप भी मेरा 263 के अंदर रिवीजन कर दीजिए ना, मेरा भी उन्होंने कुछ गलती कर दिया। तो सीआईटी ने बोला अरे नहीं बाबा, 263 में तो सिर्फ गवर्नमेंट के फायदे होते तो ही कर सकते हैं, आप एक काम करिए 264 के अंदर मैं आपका रिवीजन कर सकता हूँ, लेकिन 1 मिनट मेरे को चेक करने दीजिए कहीं आपने अपील तो नहीं किया। अगर आपने अपील कर दिया ना, एक बार अपील कर दिया ना, तो फिर उस चीज़ को मैं नहीं छेड़ सकता। यहाँ पे एसएससी मतलब अगर एओ के ऑर्डर से अगर दुखी होता है तो उसके पास एक नहीं दो ऑप्शन रहते हैं, या तो वो अपना सीआईटी के पास अपील कर सकता है 30 दिन के अंदर अंदर, या तो फिर वो रेफरेंस रिवीजन के लिए अपील या रेफरेंस के लिए इसके पास जा सकता है, कमिश्नर के पास रेफरेंस के लिए जा सकता है 1 साल के अंदर अंदर, जब से ऑर्डर पास हो ना 1 साल के अंदर अंदर। तो अब कैसे कि यहाँ पे कमिश्नर खुद से भी कर सकता है और एसएससी के आने के बाद भी कर सकता है। तो खुद से करेगा ना तो वो 1 साल के अंदर अंदर कर सकता है। देखा 263 में जब डिपार्टमेंट के फायदे की बात हो रही थी तब उसके पास 2 साल थे, लेकिन यहाँ पे जब खुद की मतलब एसएससी के फायदे की बात हो रही है तो 1 साल का टाइम लिमिट कर दी। 1 साल के अंदर अंदर आप खुद से ओन मोशन में रिवाइज कर सकते हैं, या तो एसएससी आएगा तो 1 साल के अंदर अंदर आ सकता है और 1 साल के अंदर अंदर वो
फाइल करेगा। अब जो ये 1 साल का टाइम लिमिट है ना, वो कैसे है, अगर अपने ऑर्डर यहाँ पे समझ लीजिए ऑर्डर पास हुआ, तो ऑर्डर पास होने के 1 साल के अंदर ओन मोशन पे वो यहाँ पे 1 साल के अंदर अंदर CIT खुद से कर सकता है। या तो ऑर्डर पास हुआ, ऑर्डर पास होने के बाद यहाँ पे आपको वो ऑर्डर रिसीव हुआ, जब यहाँ पे ऑर्डर रिसीव हुआ ना, ये ऑर्डर रिसीव होने के 1 साल के अंदर अंदर आप रिवीजन के लिए अप्लाई कर सकते हैं इसके पास, कमिश्नर के पास। और ये जब अप्लाई करोगे ना, अप्लाई करने के 1 साल खत्म हुआ ना, जिस साल में आपने अप्लाई किया उस साल खत्म होने के बाद 1 साल के अंदर अंदर आपका कमिश्नर को ये आपका जो ऑर्डर है वो रिवाइज करके दे देना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे भी आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगी, AO को भी अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिया जाएगा। और जो मैंने कहा ना कमिश्नर की, मतलब जो आपके अपील वाले केस रहेंगे वो केस कमिश्नर यहाँ पे टच भी नहीं कर सकता। यहाँ पे बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ कंप्लीट मर्जर, टोटल मर्जर, कंप्लीट नहीं टोटल मर्जर बोलते हैं। यहाँ पे अगर केस में एक बार चले गए ना, अपील में चले गए ना, तो अपील में जाने के बाद यहाँ पे इसके हाथ में कुछ नहीं है, वो नहीं कर सकते। और यहाँ पे एक और बात है, अगर इसका जो भी केस, इसका जो भी ऑर्डर फाइनल आएगा ना, इसके बाद आप इसके आगे कहीं पे भी फर्दर अपील में नहीं जा सकते। ठीक है, इसका जो भी ऑर्डर आया वो फाइनल हो जाएगा। अब एक और सेक्शन आता है 158A, अवॉइडेंस ऑफ रिपीटेटिव अपील्स। अब कैसा होता है, एक ही केस हो रहा है, मतलब भिखू भाई जा रहे हैं AO के पास, AO उसको बोल रहा है कि ये अलाउ नहीं होगा, भिखू भाई बोल रहे हैं ये तो अलाउ होना चाहिए। वो ऑर्डर पास हुआ, उसके बाद वो CIT के पास गया, ITET के पास गया, हाई कोर्ट के पास गया, सुप्रीम कोर्ट के पास गया। ठीक है, लेकिन वो नेक्स्ट ईयर, इनको टाइम लगता है ये सारे ऑर्डर पास करने में, नेक्स्ट ईयर क्या हुआ, फिर से वही चीज़ हो रही है। तो क्या किया यहाँ पे डिपार्टमेंट ने कहा 158A के अकॉर्डिंग आपका है ना, अगर रिपीटेटिव अपील्स जा रहा है ना, अगर आपका केस AO के पास है, सीता के पास है या ITET के पास है, और वही केस मतलब वही केस आइडेंटिकल, वही सेम इशू का आपके हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास अगर पड़ा हुआ है ना, यही टॉपिक के ऊपर आपका केस उधर पड़ा हुआ है ना, तो फिर आपको यहाँ पे रिलैक्सेशन मिलेगा। आप क्या करिए, यहाँ पे जो भी टैक्स लाइबिलिटी, बट आप फॉर्म नंबर 8 के अंदर है ना, ये अप्लाई करिए AO को, सीता को और ITET को। उनको कहिए कि अगर वो जो मेरा वो वहाँ के केस चल रहा है ना हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में, वो केस का जो जजमेंट आएगा ना, वो केस के जजमेंट के हिसाब से फिर आप मेरा ये वाला जो ऑर्डर है ना, वो आपका रिवाइज कर दोगे। तो यहाँ पे अगर AO, सीता और ITET को अगर ठीक लगा, तो वो आपका ये क्लेम लेंगे और आपको जो है आपका नॉर्मल जो टैक्स लाइबिलिटी ये ऑर्डर के हिसाब से जो बन रहा रहेगा वो फाइल करना पड़ेगा। अगर आपका जजमेंट आ जाता है, जजमेंट आने के बाद इन लोग अपना ऑर्डर जो है वो रिवाइज कर देंगे, आपका जो भी क्लेम है वो दे देंगे। अब एक और सेक्शन आता है 268A, 268A क्या बोलता है, 268A बोलता है कि CBDT के पास है ना एक पावर है। अब कैसे है कि हर चीज़ में आपको है ना, डिपार्टमेंट को बोल रहे हैं कि हर केस में आपको है ना अपील के लिए नहीं जाना है। अगर आपका जो है ना अपील के लिए जा रहे हो, ITET के पास जा रहे हो ना, तो 20 लाख के ऊपर अगर टैक्स इफेक्ट आ रहा है ना, तो ही आप ITET के पास जाइए। उसके अगर उससे नीचे है ना, तो आप मत जाइए। और वैसे ही अगर हाई कोर्ट के पास रेफरेंस करने के लिए जा रहे हो ना, तो 50 लाख से ऊपर आपका है ना टैक्स लिमिट, वो टैक्स इफेक्ट है ना, तो 50 लाख के ऊपर है तो ही आप चाहिए हाई कोर्ट को रेफरेंस देने के लिए, वरना मत जाइए। या तो आप रेफरेंस दे रहे हो सुप्रीम कोर्ट को, अगर 1 करोड़ के ऊपर है ना आपका नेट इफेक्ट, जो भी टैक्स का इफेक्ट आ रहा है वो 1 करोड़ के ऊपर है, तो ही जाइए, उसके अलावा मत जाइए। इससे क्या होता है कि बहुत सारी अपीलें होती है, तारीख पे तारीख आती है, फिर से बहुत लोगों को परेशानी होती है। तो अगर ये मॉनिटरी लिमिट है, मॉनिटरी लिमिट के ऊपर जा रहा है, तो ही आप अपील करनी चाहिए, वरना मत जाइए। होप सो ये जो रिवीजन लेक्चर है वो आपको काम आए, और अगर आपको लगता है कि ये किसी को काम आ सकता है, तो आप प्लीज़ उसको शेयर भी कर दीजिए। ओके, थैंक यू।